को समझ में आ गया तो प्ली बार्गेनिंग, हाँ प्ली बार्गेनिंग जो हम यूज करते हैं, जैसे एक्स और वाई है, इन दोनों के बीच में कोई लिटिगेशन चालू हो जाता है। इन दोनों के बीच में लिटिगेशन नहीं होता। एक्स ने वाई को मान लो पीट दिया, तो एक्स हो गया विक्टिम और वाई हो गया एक्यूज। ठीक है, पर्टिकुलर सेक्शन में ही हम प्ली बार्गेनिंग लगा सकते हैं। तो हम ये सीखते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पर प्ली बार्गेनिंग कहाँ नहीं लगा सकते, कहाँ कहाँ पर लगा सकते हैं। प्ली बार्गेनिंग का मतलब होता है एक्स ने जो वाई को पीटा, कोइंसिडेंटली इसमें 3 फैक्टर से केस ना मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गया। ठीक है, सारा प्रोसेस हो गया, एफआईआर हो गई, जो भी प्रोसेस होना हो गया, इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया, और एफआईआर होने के बाद मतलब चार्जशीट, जिसको हम क्या कहते हैं, पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट जिसको हम चार्जशीट कहते हैं, वो कहाँ पहुंच गई, मजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंच जाती है वो। नंबर 1 फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, इसके बेस पर, सॉरी ये फर्स्ट है, पुलिस रिपोर्ट मतलब चार्जशीट के बेस पर। नंबर 2 है डायरेक्ट हमने कंप्लेंट की है, किसके पास, मजिस्ट्रेट साहब के पास में। और तीसरा है कोई इंफॉर्मेशन के आधार पर, ठीक है, केस पहुंचा मजिस्ट्रेट के पास में। मेन तो 2 ही होता है, या तो पुलिस रिपोर्ट के बेस पे जाता है, कंप्लेंट के बेस पे जाता है। जब मजिस्ट्रेट के पास केस पहुंच गया तो एक्स को याद आई कि यार मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी गलती को मान लेता हूँ। जो हमने ऊपर पढ़ा था प्ली गिल्टी, प्लीड गिल्टी। इन्होंने बोला मजिस्ट्रेट साहब को, हाँ जी मुझसे गलती हो गई, मैंने ऐसे ऐसे किया था, मैंने इसको पीटा था, मुझे माफ कर दिया जाए और जो मिनिमम से मिनिमम सजा हो मुझे दे दो। यदि उस कंडीशन में प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेबल है तो मजिस्ट्रेट साहब उसकी बात सुनेंगे। उसकी बात सुनने के बाद वो विक्टिम को समन कर देंगे, मतलब सॉरी नोटिस कर देंगे। क्या करेंगे, उसको विक्टिम को बुलाने के लिए नोटिस कर देंगे। यदि वो चार्जशीट के बेस पर था, पुलिस रिपोर्ट के बेस पर, तो विक्टिम को भी नोटिस जाएगा, पीपी साहब को भी नोटिस जाएगा, और इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर था उसको भी जाएगा। अब इन 3 और 4 एक्यूज को भी डेट फिक्स कर दी थी, एक्यूज भी आ गया। अब इन चारों ने मिलके सलाह की, मीटिंग की कि भाई हम इसे खत्म कर रहे हैं, कंपनसेशन वगैरह सारा डिसाइड हो गया। मजिस्ट्रेट साहब के सामने पहुंचे, उनसे बोला ठीक है जी, विक्टिम ने बोला ठीक है जी, मुझे इतने 1000 रुपए दे रहा है और ऐसे ऐसे बात है, इसका केस छोड़ दिए, माफ कर दिया जाए, मैं भी अपने इस केस को आगे नहीं लड़ना चाहता। मार दे क्या तुम पूरा अब ये मजिस्ट्रेट साहब की डिस्क्रिशनरी पावर है कि उस केस को खत्म करेगा या आगे बढ़ाएगा। ठीक है, 99% तो खत्म कर देते हैं इसको, प्ली बार्गेनिंग ही वहाँ पर लेते। खुद मजिस्ट्रेट साहब ही वो कहते हैं दोनों पार्टी सहमत है तो आपस में समझौता कर लो, प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगाओ, इसे खत्म करो, क्यों आगे बढ़ा रहे, क्यों लड़ रहे हो। क्योंकि एफआईआर जो हो जाती है रजिस्टर्ड है, वो फिर हाई कोर्ट से क्वेश होती है, क्वेश ना करा के वो कहाँ पर, यही मजिस्ट्रेट साहब के पास ही डिस्पोज ऑफ हो जाती है। तो उसको कहते हैं प्ली बार्गेनिंग, मतलब आपस में समझौता कर लेना। आउट ऑफ कोर्ट भी करके आ सकते हैं दोनों के दोनों, विक्टिम और एक्यूज। और जो एक्यूज है वो एप्लीकेशन लगा के भी, ठीक है, प्ली बार्गेनिंग की मजिस्ट्रेट साहब के सामने एप्लीकेशन लगा देगा और उसके हिसाब पर भी वो अपने उसको वो कर सकता है। ठीक है, हाँ जी सर, डिस्पोज कर सकते, अपने केस को खत्म करा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। पहला, तो किन किन केसों में हम प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेशन लगा सकते हैं। सेल अप्लाई, कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है। अब सबसे पहले बताऊँ कहाँ कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, तो बाकी सब में होगा। ये एक मोटा मोटा समझ लेते हैं। यदि कहीं पर डेथ पेनल्टी है किसी सेक्शन में कि भाई हाईएस्ट जो इसमें सजा डेथ की है,
यहाँ पर प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन नहीं लगाई जाएगी। लाइफ इम्प्रीजमेंट है, ठीक है, यहाँ पर लाइफ इम्प्रीजमेंट है, वहाँ पर प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन नहीं लगाई जाएगी। जहाँ पर मोर देन 7 ईयर, 7 साल से अधिक की सजा है, वहाँ पर भी प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन नहीं लगाई जाएगी। और साथ साथ ही बता देता हूँ, किसी चाइल्ड, और यहाँ पर पहले चाइल्ड की जो उम्र दे रखी, एज दे रखी थी, वो थी 14 साल, लेकिन अब ये 18 साल कर दिए नए लॉ में। चाइल्ड की डेफिनेशन जो हमने शुरू में पढ़ी थी ना, आईपीसी में, सीआरपीसी में, वो ही कर दिया। 18 साल उम्र है तो 18 साल ही है चाइल्ड की। 18 साल से नीचे का जो भी कोई बच्चा होगा चाइल्ड ही होगा। चाइल्ड के अगेंस्ट या किसी वीमेन के अगेंस्ट इन कंडीशंस में प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन एप्लीकेबल नहीं होगी, नहीं लगाई जाएगी। ठीक है जी, बात क्लियर हुई या नहीं हुई? मतलब डेथ, जहाँ पर डेथ पेनल्टी है उस सेक्शन में या उसमें केस में लाइफ इम्प्रीजमेंट है, 7 साल से अधिक की सजा है, और बच्चों के अगेंस्ट कोई ऑफेंस किया गया या वीमेन्स के अगेंस्ट कोई काम किया गया, ऑफेंस किया गया है, या फिर कंट्री के अगेंस्ट में कोई काम किया गया, देशद्रोह या देश के अगेंस्ट में कोई ऐसा काम किया गया है, तो वहां पर भी क्या नहीं होगा, लागू नहीं होगी सर, ये जी एप्लीकेशन लागू नहीं होगी सर। हाँ, प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन इंटरटेन नहीं की जाएगी। बात क्लियर है इतना? हाँ जी सर, ठीक है। चलो, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में क्या कहता है, यदि वो कंप्लेंट केस है, ये तो हो गया चार्जशीट के बेस वाला, ठीक है। कंप्लेंट केस है, सेम वही चीज है, कंप्लेंट केस में भी वही सजा है भाई, क्योंकि 323 चला गया, पहले 200 होता था ये, ठीक है। तो ये जो भी होता है, यहाँ पर हम प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगा देता हूँ। 7 साल से ज्यादा की सजा नहीं होनी चाहिए उसमें, जहाँ पर प्ली बार्गेनिंग की सजा लगा रहे हैं हम लोग एप्लीकेशन। मैंने बता दिया, देशद्रोह, राष्ट्र के प्रति, कंट्री के प्रति जहाँ भी होता है प्ली, और वीमेन्स हो गए, चाइल्ड हो गए, ये नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये अब हट चुका है क्योंकि मेरे पास पीडीएफ भी पुराना था। सेकंड वाले में क्या कहता है, यदि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सेल नोटिफाई कर सकती है वो कि भाई समय समय पर कौन सा लॉ वो है अफोर्सेबल है, कौन सा नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बता देती कि यहाँ प्ली बार्गेनिंग हमें लगानी है, कहाँ पर हमें नहीं लगानी है। यदि हमें एप्लीकेशन फाइल करते हैं, ये तो बताया कि कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। 290 सेक्शन में लगाते हैं एप्लीकेशन फॉर द प्ली बार्गेनिंग अंडर सेक्शन 290 ऑन द बिहाफ ऑफ द एक्यूज सो एंड सो सो एंड सो। और ये एप्लीकेशन जो हम लगाएंगे किस जगह लगेगी, जहां पर वो केस चल रहा है, जहां उसका ट्रायल चल रहा है, उसी सेम कोर्ट में ही एप्लीकेशन लगाई जाएगी, ठीक है जी सर। कल भी बताया था क्या इस प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन को सेशन कोर्ट में लगा सकते हैं, बताओ? नहीं सर, नहीं सर, नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते भाई? क्योंकि सर वहाँ पे तो सेशन कोर्ट में ना 7 साल से ऊपर वाले केस होते हैं ना। बिल्कुल सही बात है। और ये जो एप्लीकेशन लगाई जाती है प्ली बार्गेनिंग की, जब चार्ज फ्रेम होते हैं उसके केवल 30 डेज के अंदर ही लगाई जाती है। लकड़ी वाला नहीं रखा हुआ है, बाकी ये लिखने के बेड के पास एंटरटेन हो जाती है, बेड ठीक के है। पास लकड़ी वाली है, जैसे इसमें लिखा हुआ विद इन द 30 डेज ऑफ द, ब्लूटूथ रखा हुआ बाकी है, तो किसी भी स्टेज पे हम लगा सकते हैं प्ली बार्गेनिंग के एप्लीकेशन को। लकड़ी वाला नहीं है, बेड के पास है। सेकंड है, इसमें एप्लीकेशन में क्या कहता है ये
पूरा डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा ऑफेंस का, कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, पूरी जो एफआईआर है, जो इंसिडेंस हुआ, इंसिडेंस के बारे में लिखेगा वो, क्या नेचर में जी था, सर। कैसे था, क्यों ये घटना घटा। और उस एप्लीकेशन के साथ जब आप लगाओगे तो एफिडेविट जरूर जाएगा। क्यों जाएगा एफिडेविट? उसमें ये दोगे कि ठीक है जी, मुझसे गलती हुई है, मैं आंदा ऐसा काम नहीं करूँगा, और मैं सारी चीज़ समझता हूँ, और मैं ये जो प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगा रहा हूँ, मैं जो ये सब एक्सेप्ट कर रहा हूँ अपनी मर्जी से, वॉलंटरीली कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? वॉलंटरी, अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। अभी कहाँ लगा सकता है? पहले तो हमने वही पढ़ लिया कि वो जो है पहले से कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए। यदि वो पहले से कन्विक्टेड हो गया है, पहले ही है किसी और सिमिलर केस में, तो उसकी प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। दूसरा है कि वो नेचर भी होना चाहिए, लॉ के अकॉर्डिंग भी उसमें वो प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लग जानी चाहिए। इन दो कंडीशन में ही हम लगा सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने एक चीज पढ़े, लिखा ना, दैट ही हैज नॉट प्रीवियसली बीन कन्विक्टेड, है ना, बाय एन कोर्ट इन द, किसी भी कोर्ट के, जरूरी नहीं कि उसी कोर्ट में कन्विक्टेड, किसी भी कोर्ट में भारत में वो दुआ इस सेम सेक्शन में कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए, तभी प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगती है। इससे एक चीज समझ में आई कि प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन केवल लाइफ में कितनी बार लग सकती है? बताओ, लाइफ में कितनी बार लग सकती है प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन सेम सेक्शन में? एक बार सर। गुड। पर जैसे दोबारा से गया तो उसको फिर नहीं मिलेगी भाई। तीसरा, जैसे एप्लीकेशन को रिसीव करेंगे मजिस्ट्रेट साहब, कोर्ट इशू करेगा नोटिस किसको? पब्लिक प्रोसिक्यूटर पीपी साहब को करेगा, कंप्लेनेंट को करेगा, ठीक है, या जो वो है, क्या कहते हैं इसको, विक्टिम हो गया जो है, सबको करेगा, और एक डेट फिक्स कर देगा कि भाई इस डेट पे आके तुम अपनी अपनी बात कर लो, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कंप्लेनेंट जो होते हैं वो सारे एक्यूज वगैरह सारे डेट पे फिक्स हो आएंगे। आने के बाद कोर्ट एग्जामिन करेगा उसको। हाँ, उसके लिए इसमें थर्ड में जो वो एप्लीकेशन लगाएगा ना, रिसीव होगी, तो उससे पहले एक्यूज का क्या चलेगी? कैमरा प्रोसीडिंग चलेगी। कैमरा प्रोसीडिंग क्या होती है बताओ? सर कोर्ट को खाली करके सिर्फ वो ही रहते हैं, विक्टिम और ओ नानी अम्मा, वर्डिंग सीख लो, कोर्ट है, वो है, लॉ है ये, विक्टिम नहीं, एक्यूज। एक्यूज सर। उस बार मैं इनमें कंफ्यूज हो जाती हूँ हर बार, रोज रोज। हाँ, आगे। आगे सर आप बता दीजिए। अरे कोर्ट को खाली करवा दिए, जज साहब रहेंगे, स्टाफ रहेगा, एक्यूज रहेगा, बस उसको कहते हैं कैमरा प्रोसीडिंग। जी सर। ये केवल वर्ड है, क्या नाम, टर्मोलॉजी है ये, लीगल टर्मोलॉजी। लेकिन अब वास्तव में कैमरा प्रोसीडिंग चालू हो गई है कुछ कोर्टों में, लेकिन जो यहाँ पर ये नहीं है कि वहाँ कैमरा लगा के कैमरे के सामने बैठा के होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे कैमरा प्रोसीडिंग का वर्ड यूज होगा, इसका मतलब पूरे कोर्ट को खाली कर दिया जाएगा। एक्यूज के अपॉइंटेड एडवोकेट, वो भी ये नहीं कि आप एडवोकेट उसके साथ 10 है तो 10 के 10 चलाओ ना। एक जो वकील साहब होंगे, एक वकील साहब को असिस्ट करने वाले एक और वकील साहब हो सकते हैं केवल। जी सर, अभी परसों हुआ था यहाँ 3rd फ्लोर पे 311 में आलोक शुक्ला के यहाँ बेल उसे लगी थी, एकांत में लेकिन क्यों कराते हैं? कैमरा प्रोसीडिंग का सिस्टम था, सबको बाहर किया। उसका नाम कैमरा प्रोसीडिंग है, ये लॉ का टर्मिनोलॉजी है ये। जरूरी नहीं कि वह कैमरा के अंदर ही तुम बोलोगे। अच्छा, जी सर। नहीं सर, एक बार तो मैं उसमें 80 नंबर में गए थे, हाँ 80 में,
तब मैंने देखा उसमें क्या था ना कि रेप के चार्जेस थे, तो उसमें अंदर लेते ना कैमरा प्रोसीडिंग, वहां भी चल रहा था बयान वयान जो लेते। सुनो उसमें क्या, मैंने अभी बताया था, कुछ कोर्टों उसमें में तो किसी को रियल, नहीं बैठने देते। कुछ कोर्टों में तो रियल चालू हो गया है, हम्म। और कुछ कोर्टों में अभी केवल कैमरा प्रोसीडिंग का वही चल रहा, वर्डिंग चल रही है, केवल खाली कर दिया जाता है बस। हम्म। कोर्ट बन रहे हैं ना, वो उसी हिसाब से बनाए जा रहे हैं। खाली करते हैं। ठीक है जी, चलो। सारी पार्टियों को वहां पर प्रेजेंट नहीं रखा जाता है, सबको बाहर है वहां पे, एक्सेप्ट जो एक्यूज रहेगा और उसका प्लीडर रह सकता है। और जो एप्लीकेशन है वॉलंटरी दी हुई है, तभी ये सारा चीज होगा। जज साहब को ये सेटिस्फाई हो गया ना, उसको एग्जामिन करके, भाई एग्जामिन कर लिया, एग्जामिन करके जज साहब को सेटिस्फाइड हो गया भाई ये किसी के दबाव में नहीं कर रहा, सर 12 लोग थे, 12 में से 6 ही बचे हैं। सब चले गए। जी सर। क्यों? पता नहीं सर, मेरे को तो। हाँ यार, समझ में नहीं आ रही क्या? नहीं सर, समझ में तो आ रही है, लेकिन बिजी लोग है ना। इतना गुस्सा आ रहा है सर। स्पेशली कॉल कर करके ना इनवाइट करा है कि भी क्लास ले लो, और क्लास हम। ठीक है, वॉलेंट्री है तो उसको समय देगा 60 दिन का, किसको? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को देगा, और क्या नाम है, कंप्लेनेंट को देगा, कोर्ट देंगे। म्यूचुअली इसको सेट डिस्पोज करो भाई, आपस में जो लेना देना वो सारी बात करो, विक्टिम जो है एक्यूज से बात कर ले, कितना कंपनसेशन चाहिए तेरे को, कितना नहीं चाहिए, कितना पैसा लेना देना है, जो तेरे कोर्ट के लीगल खर्चे वर्चे हुए वो सब बता दे, क्या क्या एक्सपेंसेस हुए हैं, और फिक्स डेट पे वो आके बात करेंगे। फिर बी पार्ट में क्या कहता है, यदि वो एप्लीकेशन इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री का मतलब है किसी के दबाव में आके फाइल कर रहा है वो। अब कहोगे जी एक तो एक्यूज है, खुद से तो कह रहा है कि हाँ मैंने करा, तो जज साहब उसको क्यों नहीं देंगे, क्यों बात नहीं सुनेंगे? कई बार क्या होता है, रियल एक्यूज कोई और होता है, जी ठीक सर। है, तो पैसे लेके वो एक्यूज बन जाते हैं, ठीक है, दबाव में आके, या भाई तेरी बेटी को मार देंगे, तेरे बेटे को मार देंगे, नहीं तो इस केस को तो अपने ऊपर ले ले। अब कोर्ट में जाके कह दे हाँ जी साहब मैंने ही करा था, तो इसलिए जज साहब उसको यदि लगा के भाई इनवॉलेंट्री किसी के दबाव में ये इनने एक्सेप्ट करा है, तो फिर वहां पर क्या चलेगा, ट्रायल चलेगा। दो केस, ट्रायल। इनवॉलेंट्री है या पहले से कन्विक्टेड है, तो एप्लीकेशन वो क्या हो जाएगी, डिसमिस कर दी जाएगी, डिसअलाउ कर दी जाएगी, और वहां पर ट्रायल कहाँ चलेगा, जिस स्टेज पर पहले था, चार्ज फ्रेम हुआ था, वहीं से केस चालू हो जाएगा। ठीक है। 91 देखो जी, 291 में क्या था, इन द वर्किंग आउट ऑफ द म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री, दोनों हो गए, दोनों सेटिस्फाई हो गए, ठीक है। तो अब उसको क्या कर लेंगे, सेक्शन 290 में जो 290 में हमने जो एप्लीकेशन फाइल करी थी, उसका प्रोसीजर क्या हो जाएगा, स्टार्ट करेंगे। नंबर 1, यदि वो पुलिस रिपोर्ट पर है, चार्जशीट पर, जी। है ना, तो पीपी साहब को, पुलिस ऑफिसर जिनने इन्वेस्टिगेट किया था वो केस, उसको, एक्यूज को और विक्टिम को, चारों को बुलाएंगे एक फिक्स डेट पर, सेटिस्फाई हो गए, ठीक है, डिस्पोज कर देंगे, उसको जो भी लेना देना है वो कर देंगे। अभी शर्तें बताऊंगा आगे क्या क्या शर्त होती हैं इसकी, ठीक है। इसके प्रोवाइजो में क्या लिखा हुआ है, अब जब वर्किंग ना, वर्किंग आउट ए सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजल, it shall be duty of the court to ensure that the entire process completely voluntary। जो अब डिस्पोजिंग का प्रोसेस चल रहा है ना, अब कोर्ट की जिम्मेदारी है उसको डिसाइड करना है कोर्ट को कि भाई ये वॉलेंट्री होना चाहिए, इसमें क्या नहीं होना चाहिए, सजा नहीं होनी, मत सॉरी, किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए,
वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी। मर्जी। अब जैसे मेला वगैरह होते हैं, वहां पे वो बिल्ला से लगा के आदमी नहीं होते भाई, लाइन में चलो और जो भीड़ को वो करते रहते हैं, ड्रेस सी जी पहन के, सफेद सी ड्रेस, ऐसे ऐसे ड्रेस पहन के, उनको क्या वहां पर पैसे मिलते हैं? सर, कहीं से तो मिलते होंगे ना, ना। वो समाज सेवा वॉलेंट्री, कर वो। उसको वॉलंटियर कहते हैं, वॉलंटियर। अच्छा, खुद अपनी मर्जी से कर रहे हो। हाँ, वॉलंटियर जो होते हैं ना, बड़ा मेला है, कोई अधिवेशन है, कोई बाबा आ रहा है, लखनऊ 1 लाख आदमी आएंगे, अच्छा अच्छा तो अच्छा। वो पहले से ही स्कूल के बच्चे, मतलब कॉलेज के बड़े बच्चों को एक ड्रेस बना देते हैं भाई, ड्रेस कोड हाँ जी पहन हाँ के इनको आई कार्ड दे दिया, बिल्ला लगा दिया कि तुम्हें इन 100 लोगों को तुम काबू में करोगे, ये वाले ब्लॉक को तुम देखोगे, तुमको बैठाना लाइन में, ये करना, उनको रास्ता बताना, इधर टॉयलेट है, इधर जाना है, इधर से निकलना है। वो जो बताते लोग हैं वो सब वॉलंटियर होते हैं। जहाँ वॉलंटियर लग गया, इसका मतलब है वो अपनी स्वेच्छा से कर रहा है, अपनी इच्छा से काम कर रहा है वो। और जहाँ उसको पैसा मिल रहा है तो वो नौकरी कर रहा है, वो एम्प्लॉई है। एम्प्लॉय में, वॉलंटरी में यही तो होता है। पहले गांव शादियों में, शादी ब्याह शादियों में खाना वाना जो खिलाने के लिए गांव के सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे, परसने के लिए, सब करने के लिए। गांव की औरतें आती थी, जिसके घर में शादी होती थी, 1 महीना पहले से आटा, वो गेहूं साफ करना, आटा ये करना, वो सब जो काम होता था, सब्जी बनाना, पूरी बेलना, औरतें करती थी। वो सब क्या काम होता था? वॉलंटियर ही होता था। स्वेच्छा से काम करना। देखो कितनी सारी बातें बता दी मैंने। बाय द पार्टीज पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, सारी की सारी वॉलंटरी उसमें मीटिंग में होने चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए। ठीक है, जब वो अपनी इच्छा से, डिजायर होनी चाहिए पार्टिसिपेट करने होने की, और वो, हाँ सर, जो एक्यूज है वो फ्री है, उसकी यदि इच्छा है वकील साहब को लाने के लिए तो वो अपना वकील भी ला सकता है अपने साथ में, उस मीटिंग में इंगेज करा सकता है वो। हेलो, नमस्ते जी। तो अपने वकील साहब जी को भी सर। इंगेज कर सकता है। बी, बी वाले में क्या है, यदि वो कंप्लेंट केस है, और यहाँ तो कंप्लेंट केस है तभी तो पीपी साहब को बुला रहा होगा कोर्ट, है ना, पीपी साहब हाँ को, जी सर। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। और बी में क्या है, कंप्लेंट है, कंप्लेंट केस है, अदर देन पुलिस रिपोर्ट है। तो कोर्ट इशू नोटिस किसको करेगा, किसको नोटिस भेजेगा? केवल पार्टिसिपेट करेंगे एक्यूज और विक्टिम, और दोनों से कहेगा भाई आ जाओ, मीटिंग करो और सेटिस्फाई हो जाओ आपस में, इस केस को डिस्पोज करो। जब कोर्ट इंश्योर हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कोर्ट को, थ्रो आउट सच द प्रोसेस कैसा हो रहा है ना, सेटिस्फैक्ट्री है, वॉलंटरी प्रोसेस हुआ, दोनों अपनी अपनी इच्छा से कर रहे हैं, मीटिंग में आए कर रहे हैं, उन्होंने अपना डिसाइड कर लिया क्या लेना क्या देना है। इसमें भी सेम वही है, इसमें विक्टिम ऑफ द केस और एक्यूज दोनों के पास ही इच्छा है। भाई पहले वाले में विक्टिम एडवोकेट क्यों नहीं ला सकता था? क्योंकि भाई उनका एडवोकेट तो पीपी साहब थे, ये रहे ना पीपी साहब, है ना, विक्टिम के तो पीपी साहब थे एडवोकेट। अब कंप्लेंट केस में विक्टिम है तो उसका कौन एडवोकेट होगा? तो वो अपने प्लीडर को लेके आ सकते हैं, दोनों के दोनों, विक्टिम भी ला सकता है, एक्यूज भी ला सकता है कंप्लेंट केस में। ये हमने कल पढ़ा था। जी सर। अब यदि 91 हमारा सेक्शन पूरा हो जाता है और सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजल करते हैं इस केस के लिए, ठीक है, तो कोर्ट वो सारी चीजें लिखेंगे, जो जज साहब है वो सारी चीजें लिखेंगे उस पर, सारी पार्टियों के क्या क्या विचार हुए, क्या क्या हुए, वो सारी चीज लिखने के बाद, एक पूरा बनाने के बाद में, और जो कोर्ट है वो, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो जज साहब है वो, एक्यूज, विक्टिम, पीपी साहब, जो भी वहाँ जिन्होंने मीटिंग किए, सबके वहाँ पर साइन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वहाँ पर मैंडेटरी है, सेल लगा हुआ है, साइन होंगे सबके।
उस रिपोर्ट पर जो जज साहब ने वहाँ पर लिखी है कि भाई इस कारण से इनमें ये हुआ, इस हिसाब से हमने इस केस को क्या करा, डिस्पोज कर दिया। ये हमारा कल चला था टॉपिक, इतना हमने कल कर लिया था। कल देखो 1-1.25 घंटा लगा था इतनी सी बात को ही, आज हमने ये 20 मिनट में कंप्लीट कर दिया। जी सर, क्यों कर दिया? क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। हाँ, समझ में आ गया होगा, दोबारा से रिवीजन कराओ, क्योंकि तुम्हें टाइम होता नहीं है तुम लोगों के पास। नहीं तो सर, मैंने करा था, मैंने तो आज करा था, क्लास से पहले भी करा था, आज भी करा है और अब दोबारा भी हो गया, 4 बार हो गया सर। तूने तो बोला नहीं सर। कोई भी एग्जाम दोगे ना, एपीओ का एग्जाम दोगे या कोई जुडिशरी का एग्जाम दोगे, ठीक है, या कोई भी हायर जुडिशरी, तो माय डियर अधिवक्ताओं, ये जो टॉपिक है प्ली बार्गेनिंग का जो हम पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। यस सर। और ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, कल मैंने इसीलिए इसको होल्ड कर दिया था, ये जो मैं 293 जो पढ़ाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही टेक्निकल है, ये है बहुत आसान, इसका राइट हैंड है, ये टेक्निकल है, इसके अंदर सारी बात है। बाकी आगे चैप्टर खत्म है। मैं चाहूँ तो इसको पूरे को 5-7 मिनट में ख़त्म कर दूँ, बट समझाने की कोशिश करूँगा। जिसको समझ में नहीं आए भाई पूछ लेना, टेक्निकल वर्ड है, समझ में आते नहीं है। क्योंकि मैंने भी जब शुरू में जब मैंने पढ़ा था 2022-23 में, जब भी 21-22 में, इतना समझ में नहीं आया, कई बार पढ़ा नहीं आया। फिर मैंने किसी से हमारे यहाँ एक वो रहते थे वकील साहब, उनसे मैंने पूछा, कुछ आया, अब आपको पढ़ाने के लिए मैंने पढ़ा, तब जाके मेरे को अब समझ में आया। ये बताओ तो मेरे को याद है। कांग्रेचुलेशन। पढ़ के समझ में आ जाता था, लेकिन 2-3 दिन बाद ही भूल जाता था मैं। अब मेरे को याद हो गया, मतलब समझ में तो आ जाता था, मतलब शुरू में 1-2 बार नहीं आया। देखो, डिस्पोजल की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब होता है खत्म करना, निपटाना, डिस्पोज। आजकल ब्याह शादियों जब जो खाते हैं, आजकल हर जगह क्या मिलता है, चाय वाय पीते हैं, डिस्पोजल ग्लास होते हैं, 1 टाइम यूज करो, थैंक यू। होते हैं ना वो, डिस्पोजल बोलते हैं उन्हें। अरे सारी प्लेट खाना पीना ब्याह शादियों कौन धोता कौन है आजकल, मोस्टली डिस्पोजल चलाते हैं। होटल में जाओगे चाय पियोगे तो डिस्पोजल ग्लास ला के दे देते हैं, ठीक है। चलो, तो वही है, इसका मीनिंग भी डिस्पोज करना, खत्म करना। कैसे कैसे खत्म करते हैं पढ़ते हैं, ध्यान देना मेरी बातों को। वेयर a satisfactory disposition of the case has been worked out under section 292। इस सेक्शन जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, पीपी साहब ये वो मीटिंग हुई, सारे जुड़े और वॉलंटरी सारा कुछ सिस्टम बैठ गया, जज साहब हो गई खुश, चलो यार एक केस तो खत्म हुआ मेरा, डिस्पोज हो गया। कोर्ट शैल डिस्पोज, उसको डिस्पोज कर देगा ऑफ द केस द फॉलोइंग मैनर, ABCD, इन मैनर में उस केस को क्या कर देंगे, कोर्ट उसे खत्म करेगा। अब इन चारों को पढ़ते हैं। देखो, एक तो मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूँ, बट मैं इसको पढ़ के बताऊंगा लाइन टू लाइन। कोर्ट शैल अवार्ड ऑफ द कंपनसेशन टू विक्टिम in accordance with the disposition under section 292 and here the party on quantum of the punishment, release of the accused on the probation of good conduct and after the admonitions under section 401, एक आगे पढ़ेंगे हम, इसी में ही है, for dealing with the accused under the provisions of the probation of the offender act,
एक एक्ट है, पतला सा है, ये मेरे पास है, प्रोविजन है ना, प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है ये। इसके अकॉर्डिंग एनी अदर लॉ, और किसी लॉ के अकॉर्डिंग इन द फोर्थ, जो अब है, फॉलोइंग द प्रोसीजर स्पेसिफाइड in the succeeding clause for imposing the punishment on the accused। देखो भाई, वो कह रहा है ए में, यदि उस केस में केवल फाइन है, और लिखा है और पनिशमेंट या इम्प्रीजमेंट लिखा, सॉरी पनिशमेंट नहीं आएगा, इम्प्रीजमेंट आएगा, सजा लिखी हुई है, डिसाइड हो गया, फाइन डिसाइड हो गया, तो जज साहब उसको क्या कर देंगे, फाइन जो आपस में लेन देन है वो करके और उसको ख़त्म कर देंगे वहीं पर, पहले केस में कंपनसेशन कर देंगे, और उससे एक अंडरटेकिंग ले लेंगे, किससे, एक्यूज से, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ये लिखा ना प्रोविजन ऑफ द ऑफेंडर्स, तो यहाँ आएगा ये वाला प्रोविजन ऑफ द गुड कंडक्ट, ये वाला एक्यूज ऑन, उसे अंडरटेकिंग लिया जाता है कि एफिडेविट टाइप का, कि भाई कम से कम 1 साल तक जी अब कोई भी तो ऐसा काम नहीं करेगा, आपस में नहीं लड़ेगा, इससे किसी और से भी नहीं लड़ेगा। 1 साल तक यदि उसने कोई भी ऐसा ऑफेंस कर दिया तो ये वाला केस ऑटोमेटिकली रीओपन हो जाता है, ध्यान रखना जी सर। है। मतलब यदि अदर कोई ऑफेंस करा तो ये वाला वो केस मतलब दोबारा से चालू हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा जी, इसीलिए 1 साल लिखा है ना, एक्यूज ऑन प्रोबेशन ऑफ द गुड कंडक्ट आफ्टर एडमोनिंग अंडरस्टैंडिंग, ये सेक्शन बताएगा आगे जब हम इसको पढ़ेंगे तो, ठीक है। हाँ जी। चलो वो तो इसमें नहीं लिखा, बट मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसमें तो ये कि भी उसको 1 साल के लिए अंडरटेकिंग ले लेंगे, मतलब उसको अंडरटेकिंग लेंगे गुड कंडक्ट के लिए, या 1 ईयर के लिए भी नहीं ले होता है, सिर्फ इसमें है कि उसे गुड कंडक्ट, कि मैं अच्छा व्यवहार करूंगा, आप कभी नहीं लड़ूंगा, ये नहीं करूंगा, एक एफिडेविट टाइप का उसको साथ में और ले लेते हैं उसको, जो उस पर क्या नाम है, कंपनसेशन इम्पोज करते हैं, वो उसको दिलवा देते हैं कि दोनों को केस यहाँ पर क्या कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं वो। ये वाला यहाँ बात ए वाले में। बी वाले में, आफ्टर हियरिंग द पार्टीज अंडर क्लॉज ए, इस वाले क्लॉज में, if the court is in the view that the section 401 or provision of the probation offenders or any other law for the time being in force, यदि कोई और भी लॉ है वहाँ पर, attract in the case, उस केस पे आ रहा है of the accused के लिए, it may be released the accused on the probation period of the benefit of any such law, तो उसको क्या है, सारी बातों को चढ़ के प्रोविजन पे छोड़ दिया जाता है उसको, जा बेटा मजे ले, एंजॉय कर लाइफ को, ठीक है। अब बी में क्या ये कह रहा है, बी को, सी में क्या कह रहा है, यदि उसको नहीं छोड़ा, कोर्ट फाइंडिंग द मिनिमम पनिशमेंट, कोर्ट ने पाया कि नहीं भाई ठीक है, अब जैसे आप देखते हो ना कि भाई 3 साल से 7 साल तक की सजा किसी ऑफेंस में, किसी सेक्शन में लिखा नहीं, हमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था कि 7 साल से मिनिमम सजा 7 साल की, मैक्सिमम 10 साल की, ऐसी है ना। जी सर। एक में तो लिखा है 7 साल की सजा, तो ऐसे तो मोस्टली लिखा नहीं है, क्या लिखा रहता है 2 साल से 5 साल तक की सजा, 3 साल से 5 साल तक की सजा, ऐसे। तो ये मिनिमम जो सजा है, ये लिखा ना मिनिमम पनिशमेंट, तो 3 साल से 7 साल तक की है, चलो यही लिख देते हैं 3 साल से 7 साल तक की, तो मिनिमम 3 साल हो गई। प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगी, जज साहब ने एक्सेप्ट कर ली, सब चीज़ हो गया, कंपनसेशन वगैरह सब डिसाइड हो गया, लेकिन जज साहब को लगा कि ना भाई इसमें तो मिनिमम सजा भी देना है,
क्योंकि वहां पे ये लिखा था फाइन एंड पनिशमेंट, सॉरी इम्प्रीजमेंट, तो एंड है तो जुर्माना तो लगेगा, पर उसको पनिशमेंट भी तो दिया जाएगा ना, या और नहीं था, और होता तो कोई एक दे दो। और एंड में यहाँ लिखा था 3 साल से 7 साल तक की सजा, तो ये जो मिनिमम सजा है, इस मिनिमम सजा का, और यदि वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है जी, तो 1/4 कर देंगे, जेल एक तो चौथाई। काटेगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 12 थी 36, 36 का 4 से करेंगे तो 4 9 36, तो उसको 9 मंथ जेल काटनी पड़ेगी प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगाने के बावजूद भी। पहले कितनी काटनी पड़ती उसको, मिनिमम 3 साल की, लेकिन अब कितने साल की काटेगा वो, 12 साल की। वह नानी अम्मा 9 महीने की। 9 महीने की सर, सॉरी सर। बात समझ में आई नहीं आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, प्री में भी आ जाएगा और मेंस में भी आ जाता है। बट ये कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, प्रीवियस उसके पास में कोई भी वो नहीं है, उसके पास ऑफेंस नहीं था, पहले कभी कन्विक्ट नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में जो एक्यूज है, एक्यूज को उसका मिनिमम जो पनिशमेंट होता है उसका 1/4 उसको जेल काटनी, मतलब उसको सेंटेंस होगा ही होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर। भाई साहब बोलने लग जाओ, देखना कितने हो गए, ये भी भाग गए क्या 6 लोग भी? नहीं सर, 7 है अभी भी। मतलब मुझे 6 बता है। जी सर। आपको लगा कर सर। मुझे लगा के तो 9 जने हैं यार, बताओ पनिशमेंट। तो क्या होगा बताओ? उसका 1/4 जो मिनिमम पार्ट है उसका 1/4 उसको कोर्ट जो है पनिशमेंट देगा, ये है बस, ठीक है। अब उसका डी पार्ट पढ़ लें। जी सर। चलो, इन केस आफ्टर द हियरिंग द बोथ द पार्टी, मतलब सभी पार्टियों को सुनने के बाद, क्लॉज बी में कोर्ट फाइंड्स दैट the offense committed by the accused is not covered under B or C, मतलब इसमें भी वो ऑफेंस नहीं आ रहा और इस वाले में भी नहीं आ रहा, वो सी वाले में भी। सी वाले में क्या है, मतलब जो पर्टिकुलर सेक्शन है ना उन दोनों में कवर नहीं हो रहा, वो किसी और में जाके कवर हो रहा है, कोई अलग लॉ, कोई अलग चीज में, मतलब वो बी और सी में कवर नहीं हो रहा। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो उसका जो पनिशमेंट है, जो उस सेक्शन में पनिशमेंट है, ठीक है ना, जी। वही है। इट मे बी मे कर दिया, मे सेंटेंस द एक्यूज 1/4 ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड और एक्सटेंडेबल एज केस में भी, जो भी केस में होता है, फॉर सच ऑफेंस एंड वेयर द एक्यूज इज द फर्स्ट टाइम ऑफेंडर and has not been convicted of any offense in the past, पहले कभी नहीं हुआ इसको, it may the sentence of the accused of 1/6 of the punishment provided or extendable as in case may be for such offense। extendable क्या मतलब होता है, लास्ट वाला,
जैसे 3 से 7 है तो ये 7 वाला भाई लास्ट तक कहाँ जा रहा है 7। तो अब 7 साल का 1/6 उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी यदि वो बी और सी में कवर नहीं कर रहा है तो उसका जो ऑफेंस। बात समझ आई या नहीं आई? जी सर। भाई सी में क्या कह रहा है वो कि जो मिनिमम पार्ट है इस वाले का 1/4 और डी में क्या जी। कह रहा है इस वाले का 1/6। बस 1/4। अब जजमेंट देते हैं। जजमेंट ऑफ द कोर्ट 294 द कोर्ट शैल डिलीवर्ड इट जजमेंट इन द टर्म ऑफ 293। हमें पता है 293 हमने ऊपर पढ़ा है अभी उसी में देगा। ओपन कोर्ट में देगा। ओपन कोर्ट होता है कोर्ट भरी भी है एक्यूज भी है पीपी भी है विक्टिम भी है सारे वहां पे होते हैं उसको ओपन कोर्ट कहते हैं हम लोग। ठीक है। सेम शैल बी जी। साइन और तब भी वो साइन करेगा है ना प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। पहले उसको सुनाएगा पढ़ के ये सजा भी हुआ ऐसे ऐसे है और उसको सुनाने के बाद में अच्छा जज साहब की ड्यूटी होती है वो रेमेडी भी बताएंगे भाई तुम ये काम कर सकते हो अपील में जा सकते हो ना जा सकते हो हाँ ना ये वो वगैरह वगैरह। अच्छा अपील से मेरे को याद आया यदि कोई खुद से प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगाई रुको चलो आएगा तभी बताऊंगा इसमें। ठीक है ओपन कोर्ट में सुनाएंगे जज साहब और उन्हीं ओपन कोर्ट में उस पर साइन करेंगे जजमेंट देंगे। अभी जजमेंट दे रहे हैं वो ध्यान रखना। फाइनल जजमेंट में अंतर मैं पहले भी समझा चुका हूँ। जजमेंट में और फाइनल जजमेंट में भूल गए क्या बच्चा लोगों? पहले तो उसको उस पर होता है पनिशमेंट वो सिद्ध हो जाता है ऑफेंस जी। सिद्ध हो गई। अभी वो सजा नहीं देगा कितने दिन की है वो नहीं बताएगा। फिर उसका प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करवाते नॉर्मल केसों में ये बताया था ना। हाँ जी। ड्यूरिंग द ट्रायल उसके किसी भी एक्यूज के प्रीवियस केसों का जिक्र नहीं किया जाता। जब उस पर वहाँ पनिशमेंट वो क्या नाम है कन्विक्शन प्रूव हो जाता है दोष सिद्ध हो जाता है उसके बाद पीछे का रिकॉर्ड देखते हैं जज साहब उसके बाद फिर उसको सजा देते हैं पनिशमेंट हर केस सेंटेंस। में ना सर? हाँ जी। पहले तो ये भाई ये प्रूव हो गया कि भाई तूने इसको मारा 323 में प्रूव हो हाँ गया। जी। अब हाँ नेक्स्ट जी। डेट पर दोष सिद्ध हो गया है। हाँ जी। पीपी साहब अब उसके पीछे का रिकॉर्ड लेके आएंगे एक ऑप्शन मिल गया उनको कि भाई इससे पहले भी उसने उसको मारा इसको मारा तब उसकी सजा को कम और ज्यादा करते हैं। ठीक है जी सर। समझाया तो था यार भूल गए या याद है? नहीं सर समझाया था लेकिन भूल गए थे अब वो याद आ गया। हाँ ऐसे इसमें तो 294 में क्या है कि ओपन कोर्ट में जज साहब ने क्या करा उसको जजमेंट सुना दिया बता दिया और साइन कर दिया। अब 295 में क्या होगा फाइनल जजमेंट आएगा। जजमेंट डिलीवर्ड बाय द कोर्ट अंडर दिस सेक्शन शैल बी फाइनल शैल 100% फाइनल है। नो अपील कोई अपील नहीं होगी भाई उसकी प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन में जो उसको दिया गया है। अब अपील नहीं है तो भाई क्या कर सकता है वो? मान लो जोश जोश में उसने अपने आप को एक्सेप्ट तो कर लिया जी। मैंने किया था प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन सारा प्रोसेस हो गया सब चीज होने के बाद भैया उसको सजा दे दी जज साहब ने। बेटा बहुत तू हाँ कह रहा है। अब भाई यदि लिखा है
फाइन और इम्प्रीजमेंट। अब तो जज साहब की पावर है ना कि उसको फाइन लगाए या इम्प्रीजमेंट लगाए। उसको तो हाँ जी। लग रहा था भाई जज साहब फाइन लगा देंगे, एक्सेप्ट कर लेता हूँ, फाइन चुका के भाग जाऊंगा मैं तो। लेकिन जज साहब ने तो उसको बोल दिया ठीक है बेटा, मिनिमम 3 साल की है ना, तो 9 महीने जेल काट के आ। हम्म, अब क्या वो अपील कर सकता है? सर क्या उसको सजा काटनी ही काटनी पड़ेगी? सर नहीं, काटनी तो पड़ेगी, लेकिन सर ये इसमें दे रखा है कुछ अलग टाइप का। अरे सुन जा छोरी, सो नहीं कर सकता। किसने कहा? जी, जज लॉ ने। साहब ने। अबे लॉ ने। हाँ जी सर, लो ने। लॉ ने कहा कि भाई अपील नहीं कर सकता तू, क्योंकि तूने खुद से प्ली बार्गेनिंग, खुद से एक्सेप्ट किया था ये केस कि हाँ जी मैंने किया था, हाँ जी। तो तेरा अपील का पॉइंट तो हो गया भाई खत्म। लेकिन भाई भारत का संविधान भी तो है। सर ये आपने पीछे कुछ पढ़ाया था इस ऐसे ही कुछ बिल्कुल सेम। जब पीछे नॉर्मल केसों में जजमेंट फाइनल पढ़ रहे थे तब पढ़ाया था मैंने। हाँ जी। तो अपील खत्म तो क्या चालू हो जाएगी? एसएलपी। अपील। एसएलपी जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यस सर। तो भाई वो एसएलपी लगा सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, पहला ऑप्शन। उसके पास है एसएलपी लगा सकता है आर्टिकल 136 में। कहाँ जाएगा जी। वो? सुप्रीम कोर्ट भाग सकता है, डायरेक्ट एसएलपी लगा देगा जी। हाँ दूसरा जी। ऑप्शन है रिट पिटीशन, डब्ल्यूपी। इसको डब्ल्यूपी कहते हैं, रिट पिटीशन। 226 कहाँ लगती है? हाई कोर्ट में। 227, द कॉन्स्टिट्यूशन shall lie any court against the judgment। तो उस जजमेंट के अगेंस्ट में किसी भी कोर्ट में वो इन आर्टिकल के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। पर सिंपल सी बात है, एसएलपी कहाँ जाती है? सुप्रीम कोर्ट में, और तो कहीं जाती नहीं है। और रिट पिटीशन हाई सर कोर्ट है, एसएलपी, सुप्रीम। सर एसएलपी का मतलब तो बता दो सर, इतने बड़े ऐसे। अरे बोल तो दिया, स्पेशल लीव पिटीशन, हाँ ठीक है सर। एसएलपी। ये रहा। ये स्पेशल लीव पिटीशन और रिट पिटीशन। ये रिट पिटीशन आर्टिकल 226, 227। यदि ये पर्टिकुलर आर्टिकल 226 दे रखा है ना, तो ये हाई कोर्ट में जाएगा भाई, ध्यान रखना। 226 में जाएगा हाई कोर्ट में। और एसएलपी सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट में। में जाती है केवल। ओके सर। ये है। बाकी तो कुछ और भी खुद भी सर्च कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं 296। क्या कहता है? कोर्ट शैल हैव फॉर द पर्पज ऑफ द डिस्चार्जिंग its functioning under this chapter all powers vested in respect of bail, trial, offences, other matter relating to the disposal of the case in such court under this संहिता। जो कोर्ट प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन सुन रहा है वो बेल भी सुन सकता है, ठीक है। उसके पास जी। सारी पावर होती है, वो ही कर सकता है। उसकी पावर है, बेल भी सुन सकता है, ट्रायल भी करा सकता है, उसका कोई भी मैटर सुन सकता है, उससे रिलेटेड किसी मैटर को डिस्पोज भी कर सकता है, ठीक है। बस ये बता रहा है 296। प्ली बार्गेनिंग को कौन सुन सकता है? भाई जो प्ली बार्गेनिंग को सुन सकता है वो बेल भी सुन सकता है उसी केस में, मतलब किसी भी केस में, मैटर जी। में। उसका ट्रायल भी चला सकता है
और प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन भी शुरू करें। बस 296 कह रहा है इस बात के लिए। 297 पढ़े। द प्रोविजन ऑफ जी सर। 469 shall apply, आगे पढ़ना पड़ेगा, for the setting of the period of the detention undergone by the accused against the sentence man imposed under this chapter in the same manner in the apply of the respect of implement in the provision of this side। सिंपल सी बात है। मान लो एक्यूज ने, एक्स ने क्या करा, ऑफेंस करा, पुलिस ने उसको क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया, ठीक है जी। जी अरेस्ट करा 30 दिन बाद, 30 दिन से जेल में ही था वो। 30 दिन बाद उसने क्या करा, चार्जशीट पुलिस वालों ने फाइल कर दी, चार्जशीट फाइल कर दी। कितने दिन बाद, 30 दिन बाद। 30 डेज लिख देता हूँ। अब इन 30 दिन बाद में चार्जशीट फाइल हुई, चार्ज फ्रेम हुए, उसको याद आया एक्यूज को कि भाई मैं तो प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगा देता हूँ। इस प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगा दी। मान लो 15 दिन के अंदर ये डिस्पोज हो गई, सारी सुनवाई जो होनी थी ना इस एप्लीकेशन पे 15 जी दिन में हो गई वो। अब वो टोटल कितने दिन रह गए जेल में, 45 दिन जेल में रहा नहीं रहा, हाँ या ना। जी सर। 45 डे। और उसको मिनिमम सजा जैसे 3 से 7 थी और मिनिमम सजा का 1/4, तो इसका मतलब क्या हो गया, 9 मंथ उसको जेल काटनी थी। हाँ जी। तो ये 45 जो ना 1.5 मंथ जो लगे, ये 1.5 जो मंथ लगा जेल ऑलरेडी काट ली, ये इसमें से घटा दिए जाएंगे। अब ये 7.5 महीने ही जेल काटेगा। ये कह रहा है 297। बात समझ में आई या नहीं आई? आएगी सर। बताओ बच्चा लोगों। अरे शुक्ला जी, जी शुक्ला सर। जी खाना बनाने में व्यस्त हैं। नहीं है खुशबू शुक्ला? हैं सर, खुशबू तो है। 3 खुशबू में से सर 1 खुशबू है, ये पता नहीं कौन सी वाली है। शुक्ला ही कोई, आज तो कोई और दो, वो दो तो ज्वाइन ही नहीं हुए, शुक्ला ज्वाइन हुई थी। चलो ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ चलो जी सर। 298 पढ़ते हैं। जीना यहाँ जी भर के, इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है भाई। हाँ जी सर। क्यों नहीं रखा सर दुनिया में, सब कुछ तो दुनिया। This chapter shall have effect not withstanding के बावजूद anything inconsistent, असंगत, therewith contain any other provision of the Sahita, nothing in such the provision shall be construct to constrain the meaning of any provision of this
यदि इस चैप्टर की बात चल रही है ना, कोई असंगति पाई जाती है तो कोई और जो प्रोविजन दिया होगा हम उसके हिसाब से भी कर सकते हैं उस चीज को। समझ अब नहीं आया इसमें सर। अरे सिंपल है, मान लो इनकंसिस्टेंस का मतलब है कोई अपवाद है, कोई मैच नहीं कर रहा, कोई हाँ बात जी। नहीं कर पा रही है, तो यदि कोई और वो उसका प्रोविजन दे रखा है ना, अच्छा तो उसके अकॉर्डिंग भी हम उसको देख सकते हैं। इस चैप्टर के बावजूद भी कोई और लॉ के अकॉर्डिंग भी इसको हम देख सकते हैं। पीपी साहब की डेफिनेशन कौन होते हैं? पीपी साहब ये आपको पता ही है कौन होते हैं। सेक्शन 2 का टी सेक्शन में जो हमने पीपी साहब की डेफिनेशन पढ़ी थी वही पीपी साहब की डेफिनेशन है। जी सर। 299